फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं फैट के बारे में। फैट क्या होता है, फैट का पर्पस क्या है। जो भी हमारे एयर कंप्रेशर सेक्शंस में डील करते हैं, जो भी हमारे प्लांट्स में एयर कंप्रेशर होते हैं, उसकी किस तरह से हम फैट टेस्ट करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आप बने रहिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम फैट क्या है और फैट का पर्पस क्या है, किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप फैट एनालिसिस करते हैं, और कैलकुलेशन मेथड से भी हम जानेंगे कि किस तरह से फैट का टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फैट क्या है। देखिए, कभी भी हमारा जो एयर कंप्रेशर होता है, एयर कंप्रेशर्स में हमारा एयर कंप्रेशर कितना आउटपुट दे रहा है, मतलब कितना एयर डिलीवरी कर रहा है, उसको हम एनालाइज करने के लिए फैट टेस्ट करते हैं। फ्री एयर डिलीवरी, फैट का मीनिंग क्या है? फ्री एयर डिलीवरी। मतलब हमारा जो एयर कंप्रेशर है वो कितना कैपेसिटी और कितना एयर जनरेट कर रहा है, कितना एयर डिलीवर कर रहा है, वो पता चलता है हमें फैट टेस्ट से। अब पर्पस क्या है फैट का? फैट का क्या होता है कि जो हमारा एयर कंप्रेशर है उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए, कि हमारा जो एयर कंप्रेशर वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कितना सीएफएम एयर जनरेट कर रहा है, या कितने मीटर क्यूब पर मिनट या पर आवर हमारा एयर कंप्रेशर एयर जनरेट कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? फैट टेस्ट एनालिसिस करते हैं। जब भी हम कोई न्यू एयर कंप्रेशर परचेस करते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद और कमीशनिंग के बाद हमें उसकी रेटिंग कैपेसिटी के अगेंस्ट में ये चेक करना होता है कि हमारा जो एयर कंप्रेशर वो किस कैपेसिटी से एयर को डिलीवरी कर रहा है। तो उस टाइम पे फैट एनालिसिस हम करते हैं कि हमारा जो कंप्रेशर है कमीशनिंग में या इंस्टॉलेशन से पहले हम ओईएम के साथ वो टेस्ट करते हैं कि हमने जो परचेज किया है एयर कंप्रेशर तो वो सही रेटेड में एयर डिलीवरी कर रहा है या नहीं। तो सेकंड पर्पस क्या है हमारा फैट टेस्ट एनालिसिस का? देखिए, पहला हमने जाना कि एयर कंप्रेशर जब हम परचेज करते हैं तो उस कंडीशंस में हमें फैट टेस्ट एनालिसिस करना होगा। सेकंड केस हो सकता है कि हम जब हमारा पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एयर कंप्रेशर क्या होता है, ओल्ड हो जाता है सपोज 5 ईयर्स और 10 ईयर्स बाद, तो अभी भी उसकी जो रेटेड कैपेसिटी है वो तो सपोज ओईएम ने डिफाइन की थी और नेम प्लेट्स पे मेंशन होगा कि इतनी इसकी रेटेड कैपेसिटी है, बट अब हमें लग रहा है कि जो एयर कंप्रेशर है उतनी एयर जनरेट नहीं कर रहा है या इतनी एयर डिलीवरी नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम फैट टेस्ट करेंगे कि हमारा जो कंप्रेशर है अब कितना एयर डिलीवर कर रहा है, जितना उसकी रेटेड कैपेसिटी है उसके अगेंस्ट में। तो कैसे करते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सेटअप बनाया है। इस सेटअप में देखिए क्या क्या है। इस सेटअप में सबसे पहले एयर फिल्टर है जो एयर कंप्रेशर के सक्शन में लगा होता है। उसके बाद एक प्रेशर ट्रांसमीटर है जो बताता है कि हमारे एयर कंप्रेशर के सक्शन में कितना प्रेशर है। दूसरा टेम्परेचर ट्रांसमीटर है कि एयर कंप्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है या एयर कंप्रेशर के सक्शन में एयर का टेम्परेचर कितना है। उसके बाद ये हमारा एयर कंप्रेशर से, ये भी हमारा रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, स्क्रू कंप्रेशर हो सकता है, मल्टी स्टेज हो सकता है, ये किसी भी टाइप का एयर कंप्रेशर हो सकता है। उसके बाद ये एयर जो जनरेट हुई इस एयर कंप्रेशर के थ्रू ये गई सीधी हमारी रिसीवर में। रिसीवर है हमारा जिसकी कैपेसिटी 1.5 मीटर क्यूब है। इस रिसीवर में भी दो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, एक है प्रेशर ट्रांसमीटर और एक है टेम्परेचर ट्रांसमीटर। कि एयर जो एयर कंप्रेस्ड हुई उसका टेम्परेचर कितना है जब वो रिसीवर में आई, और उसका प्रेशर कितना है प्रेशर ट्रांसमीटर बताएगा। यहाँ पे मैकेनिकल गेज भी हम लगा सकते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर के अगेंस्ट। तो प्रेशर गेज से भी हमें पता चलेगा कि हमारा जो गेज में प्रेशर कितना है, मीन्स रिसीवर के अंदर प्रेशर कितना है आफ्टर एयर कंप्रेशर। दूसरा यहाँ पे एक ड्रेन वाल लगा हुआ है, या एक ड्रेन वाल लगा हुआ है जिसका पर्पस होता है कि हमारी जो एयर कंप्रेशर के अंदर मॉइस्चर वगैरह कलेक्ट हो जाता है उसको हम रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम चेक करते हैं जो हमारा कंप्रेशर है और जो रिसीवर है उस सेटअप में कहीं भी कोई एयर लीकेज तो नहीं है। एयर लीकेज हो सकता है कि किसी वाल्व से हो या किसी भी पोर्शन से हो, कहीं वेल्डिंग भी लीकेज हो सकता है, कोई जॉइंट लीकेज हो सकता है। तो सबसे पहले हमें एयर लीकेज चेक करना है कि सिस्टम में कोई भी एयर लीकेज नहीं होना चाहिए। सेकंड, हमें ये जो रिसीवर है इसको कंप्लीटली आइसोलेट करना है। आइसोलेट मीन्स जो भी इसकी सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन को कंप्लीटली क्लोज करना है। एक सप्लाई लाइन हो सकता है जो सिस्टम प्लांट में जा रहा हो वो हो, सेकंड हो सकता है जो जो ड्रेन वाल्व है यहाँ से हो। तो दोनों को आइसोलेट करना है। थर्ड कंडीशन है कि हमें एयर रिसीवर के अंदर जो भी मॉइस्चर है या एयर है, एयर के अंदर जो रिसीवर के अंदर जो मॉइस्चर और रिसीवर है उसको कंप्लीटली ड्रेन करना है। फर्स्ट स्टेप में हम एयर लीकेज टेस्ट करेंगे, सेकंड में इसको कंप्लीटली आइसोलेट करेंगे, थर्ड स्टेप में इसके अंदर जो भी एयर रिसीवर के अंदर जो भी मॉइस्चर या एयर है उसको कंप्लीटली ड्रेन करेंगे और उस इस वाल्व को क्लोज कर देंगे। ये तीनों स्टेप होने के बाद हम क्या करेंगे? एयर कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम एयर कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो प्रेशर बढ़ना इंक्रीज होगा, हमारा जो रिसीवर है उसमें एयर जाएगी और इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। सपोज एयर कंप्रेसर जब हमारा स्टार्ट हुआ तो उसका प्रेशर 2 बार है, जो ट्रांसमीटर ने दिखाया वो 2 बार है। उसके बाद ये प्रेशर, ये जो एयर है हमारा ये गया रिसीवर के अंदर, तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया और जो इसकी लोडिंग अनलोडिंग है, कंप्रेसर लोडिंग अनलोडिंग जो है वो 7 बार पे है। मीन्स कि जो 7 बार के बाद ये क्या होगा, हमारा जो एयर कंप्रेसर है 7 बार पे
अनलोड हो जाएगा। तो 7 बार जैसी प्रेशर रिसीवर के अंदर होगा, ऑटोमेटिक हमारा एयर कंप्रेसर क्या होगा, अनलोड कंडीशन में आ जाएगा। तो इस रिसीवर के अंदर प्रेशर दिखाया हमारा 7 बार। तो जैसे ही 7 बार का प्रेशर आया, ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा एयर कंप्रेसर अनलोड हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, कंप्रेसर जब स्टार्ट किया था और जब तक 7 बार प्रेशर आया, तो हमें स्टॉप वॉच से चेक करना है कि कितना टाइम लगा हमें 2 बार से 7 बार तक जाने में। सपोज हमें कितने मिनट लगे, 5 मिनट लगे। हमने एज्यूम किया कि जो हमें टाइम लग रहा है कि 2 बार से 7 बार तक जाने में, वो कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट। ओके, तो सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स हमें चाहिए इस फेट टेस्ट को एनालाइज करने के लिए, और उसका फॉर्मूला क्या है और एक कैलकुलेशन से भी समझेंगे। सबसे पहले है P1। P1 क्या है हमारा, और ये भी याद रखना है कि जो हमें प्रेशर इस पूरी कैलकुलेशन में लेना है, वो प्रेशर क्या होगा हमारा, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा कैसे होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है हमारा प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.013 बार। तो 1.013 बार होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब भी हम पी की बात करेंगे तो मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे। तो पी इज इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इन एब्सोल्यूट। सेकंड, फाइनल प्रेशर। V is volume of receiver. T is time taken in minute, और ये हमारा मीटर क्यूब पे है। T1 is टेम्परेचर इन केल्विन, हमें टेम्परेचर किसमें चाहिए, केल्विन में। और T2 भी टेम्परेचर केल्विन। T1 टेम्परेचर है हमारा ये वाला टेम्परेचर, और T2 टेम्परेचर है हमारा ये T2 टेम्परेचर। तो ये सब हमें पैरामीटर्स चाहिए अपने फेट टेस्ट को एनालाइज करने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है फेट टेस्ट के लिए, फेट टेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1 अपॉन P एटमॉस्फेरिक इंटू V अपॉन T इंटू T1 प्लस 273 अपॉन T2 प्लस 273। 273 किस लिए किया हमने, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 273 से ऐड करना होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू प्लेस करें और चेक करें कि कितना हमारा मीटर क्यूब पर मिनट CFM आ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा एक लाइट अज्यूम किया मैंने कि जो मेरा रिज्यूमर है, रिसीवर है, उसका जो वॉल्यूम है वो 1.5 मीटर क्यूब है, और P1 जो प्रेशर है वो 2 बार इसका गेज प्रेशर है, गेज में जो शो किया कर रहा है। बट एब्सोल्यूट कितना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा 2 प्लस 1.013 इज इक्वल टू 3.013 बार। अगर हम P2 की बात करें तो P2 इज 7 बार, बट ये गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर है। बट एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 प्लस 1.013 इज इक्वल टू 8.013 बार। तो हमारा P2 आ गया। वॉल्यूम हमने कितना बताया था अपने रिसीवर का, 1.5 मीटर क्यूब। टाइम जो हमें लगा वो 5 मिनट है P1 से P2 जाने में। T1 हमने एज्यूम किया कि उस टाइम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस। और T2 कितना था हमारा, जब आफ्टर कंप्रेशन या आफ्टर कंप्रेशर जो टेम्परेचर है हमारा वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं और चेक करते हैं कितना है हमारा एयर। तो Q इज हमारा आ गया, P2 इज 8.013 माइनस 3.013 डिवाइड बाई 1.013 इंटू V 1.5 डिवाइड बाई टाइम 5 इंटू T1 इज 25 प्लस 273 अपॉन 35 प्लस 273। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं पूरी वैल्यू को।
मीटर क्यूब पर मिनट। मीन्स हमारा इस कंप्रेसर से जो टोटल एयर निकल रहा है, इस कंप्रेसर से जो टोटल एयर बाहर निकल रहा है, जो डिलीवर हो रहा है, वो उसका कितना वॉल्यूम है, 1.436 मीटर क्यूब पर मिनट। तो ये मीटर क्यूब पर मिनट में हमारा आंसर है। बट अगर हमें इसे CFM में चेंज करना हो, अगर हमें इसे CFM में चेंज करना हो, तो CFM में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, मीटर क्यूब पर मिनट को CFM में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 35.31 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो वो कितना आ जाता है CFM। तो यानी CFM में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.436 इंटू 35.31 अगर हम कैलकुलेट करें कि वैल्यू, तो हमारा जो कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है 50.58 CFM। तो मीन्स अप्रोक्स 51 CFM ये कंप्रेसर हमारा जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से हम फेड टेस्ट करते हैं। बट जब हमने चेक किया कि 51 CFM हमारा आया, तो हमें क्या करना है कि अब जब ये कंप्रेसर इंस्टॉल्ड हुआ होगा तो रेटेड कैपेसिटी इसकी आई होगी, सपोज 55, इसकी रेटेड कैपेसिटी थी, रेटेड कैपेसिटी 55 CFM थी। तो हमें चेक करना होता है कि अगर हमारा फेड, यहाँ लिखते हैं, अगर फेड इज मोर देन और इक्वल टू 95% आ रहा है, अगर हमारा फेड टेस्ट में रेटेड कैपेसिटी के अगेंस्ट हमारा एयर कंप्रेसर 95% और उससे ज़्यादा फ्री एयर डिलीवरी कर रहा है, तो मीन्स वो ओके है। बट अगर फेड टेस्ट करते समय आपका जो फेड टेस्ट लेस देन 90% आता है, अगर फेड टेस्ट में जो रिजल्ट है वो 90% आता है, मीन्स ये 100 CFM का कंप्रेसर था, और जब आपने फेड टेस्ट किया और आपका जो CFM निकल के आया, मीन्स वो 88 आ रहा है, 88 CFM। तो इट इज लेस देन 90, बिकॉज 100 का 90% होता है 90। तो 88 CFM का मतलब हो गया कि इसका जो फेड टेस्ट में जो आ रहा है वो लेस देन 90% है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो हमारा एयर कंप्रेसर है वो अपने रेटेड कैपेसिटी के अगेंस्ट एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, मीन्स उतनी एयर डिलीवरी नहीं कर रहा है जितनी करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, उतनी ही एयर प्रोड्यूस करने के लिए अब हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगानी होगी, मीन्स हमारा पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। और इस लेस देन 90 डिग्री होने के लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं, देखिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं इस 90। सबसे पहले तो हमारे सिस्टम में एयर लीकेज हो सकता है, एयर लीकेज हो सकता है हमारे सिस्टम में, एयर लीकेज हो सकते हैं। दूसरा, हमारे जो कंप्रेसर के वाल्व है, वो कंप्रेसर के वाल्व पे वाल्व वियर हो सकते हैं, ये वाल्व में वियर आउट हो गए हैं। या फिर हमारा जो कूलिंग हो रही है, हमारे कंप्रेसर में जो कूलिंग है वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर कूलिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो इसमें प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, या हमारे वियर आउट हो रहा है, हमारे जो स्क्रू है वो वियर आउट हो रहे हैं, उस कंडीशन में जो एयर कंप्रेसर का होना चाहिए डिलीवरी उतनी नहीं हो रही है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।